Hello everyone, welcome back. So today we are going to start with class 10th mathematics chapter 1. The name of the chapter is real numbers. तो हम रियल नंबर्स के बारे में कुछ थ्योरम्स, कुछ लेमास, कुछ एल्गोरिदम्स सीखेंगे। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि रियल नंबर्स को हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में कैसे देख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल्स कैसे होते हैं, इरेशनल्स कैसे होते हैं। देन हम देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, एंड देन वी सी दैट इसकी हेल्प से हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देन वी विल मूव टू द प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, fundamental theorem of algebra. Then we will see the prime factorization of numbers, and with the help of the prime factorization how can we find LCM and HCF of two numbers or more than two numbers. Then we will see how to prove a number, a irrational number or a irrational number. Basically we are going to prove. Okay, so let's start with the chapter. The first thing is natural numbers. तो नेचुरल नंबर हमने पहले भी पढ़े हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आप कहीं तक भी ले जा, ये सब हमारे क्या पास होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 100 इज ए नेचुरल नंबर, 101 इज ए नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या 1.1 एक नेचुरल नंबर है, नहीं। नेचुरल नंबर में क्या होता है, इंटीजर होता है, पूरा नंबर, गिनती जिससे हम करते हैं, एक इंसान, एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, राइट। तो नेचुरल नंबर्स का बेसिकली सबसे पहले हमने यूज करना शुरू किया था गिनने के लिए। ओके, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है वो हम नहीं बता सकते। देन कम्स द होल नंबर। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ एक जीरो और जुड़ जाता है, जीरो से शुरू होता है होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर सबसे छोटे हो गए। नेचुरल नंबर किस में कंटेंट हो गए, होल नंबर में, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी होंगे। ठीक है, क्योंकि 1 एक होल नंबर भी है, 2 एक होल नंबर भी है। ठीक है, बट 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। सबसे बड़ा होल नंबर हम नहीं बता पाएंगे। होल नंबर्स 0 से शुरू होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, n से। ठीक है, अगर हमें बुक में देखते हैं तो ये थोड़ा बोल्ड करके n लिख देते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं इन आर नोटबुक्स तो हम यहाँ पर n की इस वाली लाइन को डबल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स की नोटेशन। अगर हमें होल नंबर्स की नोटेशन देखनी है तो होल नंबर्स को हम w से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स में आप क्या करेंगे, नेगेटिव वाले जो होते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर भी आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं और इधर भी आप -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम z से। इंटीजर्स में ना तो आप सबसे छोटा नंबर बता सकते हो, ना आप सबसे बड़ा नंबर बता सकते हो, क्योंकि जब हम माइनस में जा रहे होंगे, ये हमारे पास 0 है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब इस तरफ हम जा रहे हैं तो इस तरफ हम घट रहे हैं, -2 इज लेस देन -1, राइट, -3 इज लेस देन -2। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, इस तरफ भी हमें नहीं पता कि हम कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, और इस तरफ हमें सबसे बड़ा नंबर भी नहीं पता क्या होगा, ये भी हम इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, 100,
फिर 1000, 10,000, देन लाख, 10 लाख, करोड़, आप कहीं तक भी जा सकते हैं। सो इंटीजर्स में आप ना तो सबसे छोटा नंबर बता सकते हो, क्योंकि आप -1000, -10,000, -1 लाख, -करोड़, ठीक है, आप कहीं तक भी जा सकते हो। तो इंटीजर्स में ना सबसे छोटा बता पाओगे ना सबसे बड़ा बता पाओगे। नेगेटिव टर्म्स भी आती हैं, पॉजिटिव टर्म्स भी आती हैं और जीरो भी आती है। तो ये हो गया इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन। इसी में अगर बोल दे पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के ऊपर प्लस का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं सिर्फ आपको। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, ये हमारा नेचुरल नंबर के बराबर हो जाता है, यानी 1 से शुरू होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपको बोले नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -1, -2, -3, ये माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर हम z को पॉजिटिव नेगेटिव में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कि उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आएंगे, उसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे और उसमें जीरो भी आएगा, ठीक है। तो इंटीजर्स और बड़े हो गए, उसमें और ज्यादा एलिमेंट आ गए, होल नंबर्स तो सारे आए गए, उसके बाद नेगेटिव वाली भी आ गए, ठीक है। ये हमारा इंटीजर्स हो गए। अब क्या होता है, कई जगह इंटीजर्स के ऊपर एस्ट्रिक लगा के दे देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको इंटीजर के सेट में से जीरो जो है ना, सिर्फ जीरो हटाना है। पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे बट जीरो नहीं ले सकते आप, जब आपको ऐसे लिख के दे, ठीक है। तो ये अलग अलग नोटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर p और q ये दोनों भी किससे बिलोंग करते हैं, हमारे इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करते हैं। इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करते हैं, यानी यहाँ पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, और लेकिन q जो है वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of p/q where q is a non-zero integer, p is an integer, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, p तो एक इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। न्यूमरेटर जो है वो z से बिलोंग करेगा, लेकिन q हमारा z स्टार से बिलोंग करेगा, ठीक है। ओके, ना रैशनल नंबर्स में ही हमारे पास एक टर्म आती है, एक होता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग मतलब जब आप, जैसे हमने लिखा 2/5, तो ये एक फ्रैक्शन है, इसको p/q की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसको जब हम डेसिमल्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसके आगे क्या आप लिखोगे, कुछ भी, यहीं तक जाएगी इसकी वैल्यू 0.4 तक, ठीक है। तो ये टर्मिनेट हो गया, डेसिमल के बाद जो चीजें हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगी। जैसे हमने लिख लिया 1/3, ये क्या आएगा 0.3, देन अगेन 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर 3, फिर 1 रिमाइंडर, फिर 3, फिर 3, और ये टर्मिनेट नहीं हो सकता, बार बार 3 3 3 3 कितनी भी आगे ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि आपके पास कुछ वैल्यूज ऑफ डेसिमल पॉइंट्स के बाद, कुछ नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स के बाद खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, जीरो रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, आपके पास जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, एंड फिर हमने बोल दिया रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब रिपीट हो रहा है, जैसे ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है। जब जो रिपीटेड टर्म है ना उसके ऊपर हम ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई कि उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। 2/5 भी एक रेशनल नंबर है, 1/3 भी एक रेशनल नंबर है। फिर उसको हमने फर्दर दो में डिवाइड कर दिया, वो रेशनल नंबर्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू रखते हैं, मतलब जिनके जो डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाते हैं, जीरो रिमाइंडर मिल जाता है हमें कुछ डेसिमल पॉइंट्स के बाद, ठीक है।
एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ कि वो टर्मिनेट तो नहीं होते हैं लेकिन सेम ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होती है। यहाँ पर 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो दो तरीके में बांट दिया। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आप कैसे देख पाएंगे ये हम देखेंगे जब हम फैक्टराइजेशन देख लेंगे। ठीक है, अगर आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी हो तो हम क्या देखेंगे, टर्मिनेटिंग है तो मतलब कुछ डेसिमल पॉइंट्स के बाद उसके पास रिमाइंडर 0 बचेगा। तो जो नीचे डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर्स होंगे, उसमें सिर्फ 2 और 5 की पावर्स होंगी, तो वो फ्रैक्शन हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई फैक्टर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे हमने लिया था 2/5, तो नीचे सिर्फ 5 था। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग था। जब हमने 1/3 लिया, अब नीचे क्या है, 3 है इसका प्राइम फैक्टर, तो 3 की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो या तो 2 हो सिर्फ, या सिर्फ 5 हो, या दोनों हो, तभी ये जो फ्रैक्शन है हमारा p/q फॉर्म में जो रेशनल नंबर है उसके अगर आप डेसिमल्स में चेंज करोगे, पॉइंट्स में चेंज करोगे, तो वो टर्मिनेटिंग रहेगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई भी आ जाता है नीचे फैक्टराइजेशन में, नीचे वाले डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। एंड देन रिपीटिंग है या नहीं ये चेक करेंगे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिपीटिंग नहीं है तो वो इर्रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज एन इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं रेशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। हम इनको q से रिप्रेजेंट करते हैं। सो रेशनल नंबर्स को जनरली, रेशनल नंबर्स के सेट को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, सभी रेशनल नंबर्स को। ठीक है, तो रेशनल नंबर का सेट इससे बड़ा हो गया। 1/1 is also a rational number, 2/1 is a rational number, -1/1 is a rational number। तो सारे इंटीजर्स एक रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जैसे 0.2 इज एन रेशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर्स। नाउ मूव ऑन टू द इर्रेशनल नंबर। जो भी नंबर, रियल नंबर्स, अगर वो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा रहे हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया √2, √3, √5 लिख सकते हो, 2√5 लिख सकते हो, ये सारे क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, और रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो उसको हम सबसे पहले तो इर्रेशनल नंबर्स, जिसको हम जनरली s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स में ब्रेक डाउन करेंगे। देन रेशनल नंबर्स को आप इंटीजर्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू, या फिर क्या हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल पॉइंट्स में है। देन इंटीजर में आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नेगेटिव इंटीजर है, और 0 आ गया बीच में। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, और नेचुरल नंबर्स में ये 0 मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन गया, होल नंबर बन गया। ठीक है, तो दिस इज द रियल नंबर्स का सेट। ओके, अगर इर्रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स को मिला दे तो हमारे पास क्या सेट बन जाएगा, रियल नंबर्स का सेट बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इर्रेशनल प्रूफ कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर है a और b, ठीक है, a को मैं जब b से डिवाइड करती हूं, जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने 24 है और 3 है, 7 ले लेते हैं, 24 है और 7 है, तो जब मैं 24 को 7 से डिवाइड करूंगी
तो मेरे पास एक क्वोशंट आएगा, ठीक है, एक रिमाइंडर आएगा। अगर मैं 24 और 3 लूं तो क्वोशंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो क्या बोलता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? लेमा एक स्टेटमेंट होती है जो हम किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रूवन स्टेटमेंट है ये भी। तो जब भी हमारे पास दो नंबर होते हैं और एक नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक यूनिक कांस्टेंट्स आते हैं, यूनिक इंटीजर्स आते हैं। क्या? हमारे पास आता है कोशेंट और रिमाइंडर, ठीक है। इन इंटीजर्स में भी हम क्या देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स देखते हैं। कोशेंट और रिमाइंडर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। integers is okay, right? Not need not be positive, okay। तो जैसे कि क्या बोल रहे हैं हम लोग, और फिर हमने क्या सीखा था, जो डिविडेंड है यानी 24 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर यानी 7 इनटू कोशेंट यानी 3 प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कह रहा है कि अगर a और b हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो एग्जिस्ट करेंगे q एंड r। q इज फॉर कोशेंट एंड r इज फॉर रिमाइंडर, सच दैट b इज इक्वल्स टू a q प्लस r। b इज इक्वल्स टू a q प्लस r। यहाँ पर क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू a q प्लस r, ठीक है। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो रिमाइंडर होगा, ये जो r होगा, यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा 7 से छोटा होगा। ये हमारा 0 से 7 से छोटा रह सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। देर आर 7 पॉसिबल वैल्यूज फॉर द r, फॉर द रिमाइंडर। अगर हम a की वैल्यू 7 ले रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर r पर क्या रिस्ट्रिक्शन होता है कि r की जो वैल्यू होगी वो a से छोटी होगी, क्लियर है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर a और b हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उनके लिए हमारे पास q और r एग्जिस्ट कर जाएंगे जो कि एक इंटीजर होंगे, सच दैट हम b को aq प्लस r लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने फिर क्या ऑब्जर्व किया कि जो r की वैल्यू है वो हमेशा a की वैल्यू से छोटी रहेगी और 0 या 0 से बड़ी रहेगी, ठीक है। इसी का हम यूज करेंगे कि किन्हीं दो नंबर्स का HCF निकालने के लिए। उसे हम क्या बोल देते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स जो हम फॉलो करेंगे HCF निकालने के लिए, ठीक है। क्या है, जैसे हमारे पास HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। दो नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर HCF कहलाता है उन दो नंबर्स का, ठीक है। HCF को हम GCD भी कई बार बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करना है, हमारे पास दो नंबर दिए होंगे A और B। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ पर b को एक्सप्रेस कर रहे हैं ए क्यू प्लस आर में। कहीं कई जगह आपको a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर भी दिखेगा, तो यहाँ पर हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से q और r एग्जिस्ट कर जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर हम a और b का HCF निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या फॉलो करना है। सबसे पहले आप, मोस्टली हम क्या करते हैं, जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो
मान लेते हैं ए बी से बड़ा है, तो ए को बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्यू और आर एग्जिस्ट कर जाएंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा such that a is equals to bq plus r where q and r belongs to integer। r की वैल्यू जो होगी वो 0 से और b से छोटी होगी। ठीक है, देन अगर r 0 हो गया, अगर r 0 हो गया तो b इटसेल्फ ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बन जाएगा या HCF बन जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि b खुद को तो डिवाइड करेगा, कोई भी नंबर अपने आप को डिवाइड करेगा। 7 7 को डिवाइड करता है, 6 6 को डिवाइड करता है, 13 13 को डिवाइड करता है, तो हर एक नंबर खुद को डिवाइड करता है, तो b खुद को तो डिवाइड करेगा ही। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू, यानी कि जो b है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, तो b जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, b a को भी डिवाइड कर रहा है, तो b दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, अब b से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर वो b का तो नहीं हो सकता, b से बड़ा कोई फैक्टर b का हो सकता है क्या? क्या b से बड़ा कोई नंबर b को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। डिवाइड कर सकता है का क्या मतलब है कि एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब उसका रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पर जो r आएगा ना वो 0 आना चाहिए अगर कंप्लीट डिविजिबल है, डिवाइड करता है तो। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 हो गया तो हमारा जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है a और b का, वो b इटसेल्फ ही बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर r 0 नहीं आया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इफ r is not equals to 0 then b is equals to rq2 plus r1। तो हम b और r पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो हमें ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्राई करते हैं। और कब तक लगाएंगे? जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जब रिमाइंडर 0 आएगा उस समय जो यहाँ पर डिवाइजर होगा वही हमारा HCF बन जाएगा। देखो अब अप्लाई करके देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ 2 नंबर हैं, इनका हमें HCF निकालना है। तो हमने क्या कहा, जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। तो 867 को हम 255 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कहाँ जाएगा भाई? 3 5 जा 15 एंड 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7। क्लियर है? तो यहाँ बच गया हमारे पास 75201। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 867 इज इक्वल्स टू 255 into 3 plus 102। Did you notice that 102 is less than 255? इस स्टेज पे हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया, हमने 867 को बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिख लिया, लेकिन यहाँ पर आर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अब हमारा जो बी था और जो आर है उन पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, यानी कि 255 को हम 102 इंटू सम क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो आप 255 को 102 से डिवाइड कीजिए, तो ये 2 पे चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 0 2 1 ज़ा 2, 5 4 1 5। करेक्ट है? तो ये हमारे पास 2 आ गया और ये हमारे पास 51 आ गया। नाउ 102, ये हमारा अभी भी 0 नहीं आया है, तो फिर से हम इस पर और इस पर लगाएंगे। तो 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 प्लस 0। अब हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया है। तो हमारा जो HCF बनेगा वो क्या बनेगा, इस समय पर जो डिवाइजर है वो बनेगा। क्या है डिवाइजर? 51। तो
867 और 255 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा? 51 बन जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसमें कि हमको बोलते हैं कि जो डिवाइजर आया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है, जो HCF आया है, यानी जो 51 आया है, इसको आप 867 टाइम्स x प्लस 255 टाइम्स y में एक्सप्रेस करके x और y की वैल्यू बताइए। तो जब आपसे ये पूछ ले कि आप जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके x और y की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो यहां से आप यहां से शुरू करेंगे, यहां से 51 की वैल्यू निकालेंगे, क्या बनेगी? 255, ये वाला इस तरफ आ जाएगा इक्वल के, तो -102 इंटू 2 इक्वल्स टू 51। करेक्ट है। अब यहां पर 102 की वैल्यू में रख सकती हूँ, 102 की वैल्यू में रख सकती हूँ, क्या आएगी? 255 माइनस 102 की वैल्यू आ जाएगी 867, ये वाला इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 255 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 51। जो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाए थे HCF निकालने के लिए, वहीं से हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बन गया भाई? इधर बन गया हमारे पास 255 माइनस 867 इंटू 2। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 255 इंटू 3 2 जा 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास हो गया 255 इंटू 7, क्योंकि ये एक 255 है और ये एक 255 और दोनों को ऐड किया है, माइनस 867 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 51। तो यहां से अगर आप कंपैरिजन करो दोनों का, तो 867 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -2। तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। ठीक है, समझ आया? वापस जाना है उसी एल्गोरिदम में। ओके, एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ D इज द HCF ऑफ 45 एंड 27, फाइंड x y सेटिस्फाइंग D इज इक्वल्स टू 27x प्लस 45y। तो यहां पर आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें ये D निकालना पड़ेगा कि D क्या है। तो इनमें से बड़ा कौन सा है? 45, छोटा कौन सा है? 27। तो 27 से डिवाइड करेंगे, कहां पर जा सकते हैं? 27 1 पे ही जाना पड़ेगा, है ना। तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारे पास? 18। करेक्ट है। देन 27, रिमाइंडर 0 तो आया नहीं, तो यहां से b और यहां से r उठाया, तो 27 इज इक्वल्स टू 18 इंटू, अब कहां पर जाना पड़ेगा? 1 पर ही जाना पड़ेगा, प्लस क्या आ जाएगा? 9। अब क्या आएगा? 18, यहां से 18 उठाया और यहां से 9, तो ये बन गया 9 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब कि इस समय पर जो डिवाइजर है 9 हमारा HCF बन जाएगा। अगर आप डिवाइजर ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आपका रिमाइंडर 0 आया, उससे पहले वाले, उससे जस्ट पहले वाला रिमाइंडर जो आया था वही HCF बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 9 जो है वो HCF बन जाएगा। किसका? 45 एंड 27 का।
अब क्या बोल रहे हैं, ये d की वैल्यू हमें पता चल गई। अब ये बोल रहे हैं कि इस d को एक्सप्रेस करना है 27 इंटू एक्स प्लस 45 इंटू वाई की फॉर्म में, और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, उल्टा जाएंगे वापस। तो इस वाले इक्वेशन से आप 9 की वैल्यू निकालिए। तो 9 क्या आ जाएगा, 27 माइनस 18 इंटू 1। करेक्ट है। यहां पर आप 18 की वैल्यू रखिए, तो ये बन जाएगा 27 माइनस 18 की वैल्यू क्या यहां से निकालेंगे, तो 18 की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस 27 इंटू 1। 45 माइनस 27 इंटू 1 इंटू 1। करेक्ट है। तो यहां आ गया 27 माइनस 45 इंटू 1। ठीक है। एंड माइनस माइनस प्लस 27 इंटू 1। तो यहां से आ गया हमारे पास 27 इंटू 1 यहाँ है और इंटू 1 यहाँ है, तो ये हो गया 27 इंटू 2 माइनस 45। यानी कि 27 के प्रोडक्ट में हमारे पास 2 है और 45 के प्रोडक्ट में हमारे पास माइनस का 1 है। तो आप बताओ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। क्लियर है, समझ आया HCF कैसे निकालना है। एंड देन अगर इस फॉर्म में आपसे x और y पूछ रहा है तो ये x और y कैसे निकालेंगे। ठीक है। और यहीं से आप एक रिजल्ट भी देख सकते हो। ये रिजल्ट होता है कि जीसीडी को हम हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ए और बी का HCF हमारे पास अगर D आया है तो इस D को हमेशा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास m और n एग्जिस्ट करेंगे इंटीजर से, सच दैट a इंटू एम प्लस b इंटू एन होगा। हमेशा आप ऐसे एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer of the form 2q plus 1 where q is an integer। अब अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है, लेट ए एन बी एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 2 से डिवाइड हो गया पूरा का पूरा, रिमाइंडर 0 आ गया तो वो इवन है। अगर रिमाइंडर 1 बच गया, रिमाइंडर कुछ बच गया, तो वो इवन नहीं है। तो n को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब हम 2 एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास q होगा और एक हमारे पास r होगा। और r की वैल्यू जो होगी वो 0 या 0 से बड़ी और 2 से छोटी होगी। यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और यहाँ पर इनइक्वालिटी है, इक्वल भी है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2q प्लस r हो जाएगा। ठीक है। अब रिमाइंडर की क्या पॉसिबिलिटी हो गई, यहाँ से रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी हो गई कि r या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अगर r 0 हो गया, ठीक है, अगर r 0 हो गया तो n क्या हो गया हमारा, 2q हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि n जो है वो 2 से डिविजिबल हो गया, और इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है वो इवन इंटीजर हो गया। ठीक है। अगर r 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि n हमारा 2q प्लस 1 हो गया, और रिमाइंडर कुछ बच रहा है, 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो वो इवन नहीं है। इवन नहीं है तो n इज एन ओड इंटीजर। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा इवन एंड ओड की डेफिनेशन से ही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5m plus 1 and 5m plus 4 for some integer m. Now let n be any positive integer
n हम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। अब अगर n को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देयर एग्जिस्ट q एंड r सच दैट हम n को एक्सप्रेस कर पाएंगे 5q प्लस r की फॉर्म में, और r की वैल्यू हमारी 0 से लेस देन 5 तक होगी। तो r की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या क्या हो गई, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो n की केस 1 लेंगे हम, जब n हमारे पास r की वैल्यू 0 हो तो ये n बन जाएगा 5q। ठीक है, केस 2 हम लेंगे जब n की वैल्यू r की वैल्यू 1 हो तो n बन जाएगा 5q प्लस 1। केस 3 हम लेंगे जब r की वैल्यू 2 हो तो ये बन जाएगा 5q प्लस 2। केस 4 हम लेंगे जब r की वैल्यू 3 हो तो n बन जाएगा 5q प्लस 3। एंड केस 5 हमारे पास होगा जब r की वैल्यू 4 हो तो n हो जाएगा 5q प्लस 4। ठीक है, ये तो n की वैल्यू होगी, वो इंटीजर की फॉर्म हो गई। अब इन्होंने बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो अब इन इंटीजर्स का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में n का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 25q स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या मैं 5 कॉमन निकाल सकती हूँ जी, अंदर क्या बच गया 5q स्क्वायर। इस 5q स्क्वायर, q क्या है, एक इंटीजर है, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। आप किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो वो एक इंटीजर ही होगा, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 भी एक इंटीजर है तो वो भी एक इंटीजर ही रहेगा। तो 5q स्क्वायर को मैं m रख देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 5m बन गया। ठीक है, तो इस फॉर्म का आ गया हमारे पास। ओके, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का हो। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों तरफ 5q प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर। a का स्क्वायर होगा यानी 25q स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1, प्लस 5q इंटू 1, 5q इंटू 2 यानी कि 10q। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, 25q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 1। ठीक है, इन दोनों टर्म से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। हाँ जी, ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। और इस वाले जो ये एक इंटीजर होगा इसको हम m नाम दे देंगे, तो ये किस फॉर्म का बन जाएगा, ये बन जाएगा 5m प्लस 1 फॉर्म का बन जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड टाइप का बन गया। ठीक है, अब अगर इंटीजर इस फॉर्म का हुआ, इस फॉर्म का हुआ, तो इस फॉर्म के इंटीजर्स का स्क्वायर कैसा होगा, तो यहाँ पर फिर से n स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 5q प्लस 2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 5q दैट इज 10q इंटू 2 यानी कि 20q। ठीक है, ओके, तो यहां से हमारे पास ये दोनों टर्म्स में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, हमारे पास 5 कॉमन लिया तो यहाँ बन जाएगा 5q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। इसको हम क्या नाम दे देंगे, m नाम दे देंगे। तो ये हमारा 5m प्लस 4 टाइप का बन गया। ठीक है, अब अगर इंटीजर इस फॉर्म का हुआ तो आप स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बनेगा, 25q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10 3 जा 30q। अब 9 को हम ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, कैसे, इसको हम 5 प्लस 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस 5 प्लस 4, 5 और 4 9 ही बना। और अब इन तीन टर्म्स से हम 5 कॉमन ले सकते हैं।
तो 5 जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 5q² प्लस 5 6 30, राइट, 6q प्लस 1 प्लस 4। और ये अंदर जो बन गया इसको हम, ये एक इंटीजर होगा, इसको हम m नाम दे देंगे, तो ये किस फॉर्म का बन गया, 5m+4 फॉर्म का बन गया। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है कि इंटीजर इस फॉर्म का हो, तो इसका स्क्वायर कैसा बनेगा भाई, 5q+4 का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो ये बनेगा हमारा a² प्लस b² यानी 25q² प्लस 16 प्लस 2ab, 5 4 जा 20 2 जा 40q। ठीक है, 16 को मैं 15+1 लिख सकती हूँ, करेक्ट है। अब मैं इससे और इससे, इन तीनों से 5 कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 5q², यहाँ बच जाएगा +3 और यहाँ बच जाएगा +8q, और ये +1 बाहर। और इधर ये जो इंटीजर बना है इसको मैं नाम दे सकती हूँ m, तो 5m+1। तो आपको ये साइड में लिखना पड़ेगा कि m इज इक्वल टू 5q² प्लस 3 प्लस 8q एंड इट इज एन इंटीजर। ठीक है, m बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जो इंटीजर था, कोई पॉजिटिव इंटीजर था, उसको हमने 5 से डिवाइड किया, तो उस n को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, q और r एग्जिस्ट करेंगे। फिर हमने देखा कि r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है इस केस में, जब हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमने देखा 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 नहीं हो सकती है, 6 नहीं हो सकता है। ठीक है, देन हमने क्या किया, एक एक करके पॉसिबिलिटी देखी कि अगर r 0 हुआ तो ये नंबर कैसा दिखेगा, n जो होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 5q टाइप का होगा। यानी कि यहाँ पर हमारे कौन कौन से इंटीजर कवर हो गए, 5 हो गया, जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, वो सारे इंटीजर यहाँ पर हमारे कवर हो गए। ठीक है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो इसका जो स्क्वायर करके वैल्यू आएगी वो भी 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, क्योंकि जब हमने एस टाइप के इंटीजर्स का स्क्वायर किया, एन स्क्वायर किया, तो वो आ गया 25q²। वहां से भी हमारा जो है वो 5 का मल्टीपल ही आया, मतलब 5 डिवाइड कर रहा है एन स्क्वायर को। ठीक है, ओके। सेकेंड केस हमारा बना जब रिमाइंडर 1 बच रहा हो, तो हमारा जो इंटीजर होगा वो इस फॉर्म का होगा, यानी कि जैसे हमारा 6 हो गया, हमारा 11 हो गया, 16 हो गया, 21 हो गया, ये जब इंटीजर होंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 हो गया, तो इस तरह के जब इंटीजर होंगे उनका जब आप स्क्वायर करोगे, तो जब आप देखोगे 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा। तो ये 35 जो 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है 35 +1 है। जब आप 11 का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 121, ये 120 +1 है, ये 5 का मल्टीपल है। तो ये हमेशा 5 का मल्टीपल +1 टाइप का ही होगा। ठीक है, अगर हमारा इंटीजर, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि रिमाइंडर 2 आए, 5q+2 टाइप का इंटीजर हो, यानी कि जैसे कि 7 हो गया, 2 हो गया, देन 12 हो गया, देन 17 हो गया। ठीक है, ये इंटीजर्स जो होंगे तो उनका जब हम स्क्वायर करेंगे, एन स्क्वायर किया हमने, तो 5m+4 टाइप की वैल्यू बन रही थी। ठीक है, ऐसे ही जब हमारे पास 3 होगा, 8 होगा, 13 होगा, 18 होगा, इस टाइप के जब इंटीजर्स होंगे उनका जब आप स्क्वायर करोगे तो भी आपके पास रिमाइंडर 4 बनेगा, जब उस स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 5 से डिवाइड करोगे तो। ठीक है, ऐसे ही जब रिमाइंडर 4 होगा किसी इंटीजर का, और तो यहाँ पर कौन से वाले इंटीजर कवर हो गए, 4 हो गया, 9 हो गया, देन हमारा 14 हो गया, 19 हो गया, इस टाइप के जो इंटीजर्स हैं वो यहाँ पर कवर हो गए। तो आप जब देखोगे कि इन पांचों केसेस में हमने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कवर कर लिए, और एक एक करके हमने जब इंटीजर्स का स्क्वायर निकाला तो उनकी जो वैल्यू आई, या तो 5m आ रही है, या 5m+1 आ रही है, या 5m+4 टाइप की ही आ रही है। ठीक है,
तो हमने ये चीज प्रूव कर दी कि जो स्क्वायर होगा वो इस फॉर्म का होगा, इन्हीं 3 फॉर्म में से किसी एक का होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 sets of physics, chemistry and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise and height of each stack is the same। हर एक की हाइट सेम रहनी चाहिए। ओके, द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स हमारे पास 260 है। नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स हमारे पास हैं 260। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक है हमारे पास 364 एंड नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स है हमारे पास 416। Assuming that the books are of same thickness, determine the number of stacks of physics, chemistry, mathematics and okay, 3 subjects only। तो हमें ये बताना है कि ये इतनी बुक्स हैं हमारे पास, हम कितनी कितनी किताबों के स्टैक बनाएं। ये हमें अगर पता चल जाए तो हम नंबर ऑफ स्टैक्स बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम पहले इन तीनों नंबर्स का HCF निकालेंगे। तो हम जो बड़े वाले 2 नंबर हैं पहले वो ले लेते हैं। तो एक तो 416 ले लिया और 364 ले लिया। हम डिवीजन एल्गोरिदम का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 1 पे चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2। 11 माइनस 6 इज 5। करेक्ट है? ओके, ये रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, तो दोबारा से लेंगे। 364 इज इक्वल्स टू 52 इंटू, so 7 7 7 7 2 जा 14, 1 7 5 35 एंड 1 36, राइट। तो ये हमारा प्लस 0 आ गया। तो 52 जो है वो HCF आ गया हमारा 416 एंड 364 का। ठीक है, लेकिन हमें 3 नंबर्स का चाहिए, तो हम देखेंगे क्या 52 260 को भी डिवाइड करता है क्या। तो 260 इज इक्वल्स टू 52 इंटू 5, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ पर भी ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो इन तीनों नंबर्स का HCF बन गया वो हमारा बन गया 52। ठीक है, ओके। तो 52 नंबर ऑफ बुक्स के स्टैक बनाएंगे हम लोग। लेकिन इसने क्या पूछा है कि नंबर ऑफ स्टैक्स कितने बनेंगे। मतलब कि ये एक स्टैक बनाया, इसमें हमारी एक स्टैक में 52 बुक्स आएंगी। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टैक्स कितने बनेंगे फॉर फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के ऐसे कितने लाइनें बनानी पड़ेंगी हमें, केमिस्ट्री के लिए ऐसी कितनी लाइनें बनानी पड़ेंगी 52 बुक्स की। तो HCF निकालने का क्या फायदा हुआ कि हमें ये पता चला कि एक लाइन में कितनी बुक्स रखनी है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं उसको हम 52 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि फिजिक्स की कितने लाइन बनानी पड़ेंगी, केमिस्ट्री के बुक्स की कितनी लाइन बनानी पड़ेंगी, कितने स्टैक्स बनाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने के लिए नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर फिजिक्स बुक्स या ऑफ फिजिक्स बुक्स वो आप कैसे निकालोगे 260 बाय 52, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ केमिस्ट्री बुक अगर आप निकालना चाहोगे तो आप 364 को 52 से डिवाइड करोगे एंड कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर मैथमेटिक्स आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पर आप 416 को 52 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आ गए। तो यहाँ पर आपको बेसिकली HCF निकालना था 3 नंबर्स का। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ पर 3 का यूज किया है। तो हम अगर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर n लें, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर इस n को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो q एग्जिस्ट करेगा और r एग्जिस्ट करेगा बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट n इज इक्वल्स टू 3q+r। और यहाँ पर r के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि r 0 से 3 से छोटा होगा, ठीक है। 3 इज द डिवाइजर। r की वैल्यू आ गई हमारे पास, या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में रिमाइंडर 0 अगर लेंगे तो n हमारा क्या हो जाएगा? 3q टाइप का, यानी कि जैसे हो गया 0, 3, देन वी हैव 6, 9, 12, इस टाइप के नंबर्स हमारे यहाँ पर कवर हो गए हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, सो 0 विल नॉट बी इंक्लूडेड, राइट। ओके, फ्रॉम 3 इट विल स्टार्ट। केस 2 हो गया जब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए? 1 आ जाए। सो n इज इक्वल्स टू 3q+1 टाइप के। तो जैसे कि 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। केस 3 हो गया जब हमारा रिमाइंडर क्या है? 2 आए, यानी कि 3q+2 टाइप के, जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिएगा जब आप इन सब पूरे इन तीनों सेट्स को मिलाओगे तो आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 केस में हमने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स देख लिए। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स या तो 3q टाइप के होंगे इंटीजर्स, या तो 3q+1 टाइप के होंगे, या 3q+2 टाइप के होंगे। लेकिन हमें इंटीजर्स की बात नहीं करनी, हमें इन इंटीजर्स के स्क्वायर पर बात करनी है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इनका स्क्वायर निकालेंगे, तो एन स्क्वायर जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 9q²। तो यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। इसको हम m नाम दे देंगे, तो ये 3m टाइप का बन गया। यहाँ पर आप स्क्वायर निकालोगे तो ये a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। तो यहाँ पर 6q हो जाएगा। इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ अंदर बच जाएगा 3q² प्लस 2q+1, और इसको हम m नाम दे देंगे। तो यहाँ पर किस फॉर्म का आ गया? 3m+1 फॉर्म का आ गया। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? a+b का होल स्क्वायर, तो 9q² प्लस 2 × 2 = 4 प्लस 2ab, यानी 2 × 3 = 6 2 × 12q, ठीक है। 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 को मैं लिख सकती हूँ, ये बन गया हमारे पास 9q² प्लस 3 प्लस 12q+1। 3 + 1 = 4। अब इन तीनों से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, तो हमारे पास अंदर बचेगा 3q² प्लस 1 प्लस 4q+1। इसको हम m नाम दे देंगे, तो ये किस फॉर्म का हो जाएगा? 3m+1 फॉर्म का। तो हमें यही दिखाना था कि जो स्क्वायर होगा या तो वो 3m फॉर्म का होगा या 3m+1 फॉर्म का होगा। तो हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स पहले तो हमने कवर किए 3 केसेस में। अब उन तीनों केसेस में हमने स्क्वायर निकाल के देखा, तो या तो 3m टाइप का आ रहा है या 3m+1 टाइप का आ रहा है, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप ट्राई कीजिएगा, आप कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिएगा n, ठीक है। 9 से डिवाइड करेंगे तो उसको 9q+r फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस r फॉर्म में लिख सकते हैं,
ठीक है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 से लेकर 9 तक हो जाएगी। 0 हो सकती, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती, 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम इसमें 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। n इज इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू हमारी 0 से 3 के बीच में, तो 0 1 या 2 हो सकते हैं, 3 केसेस होंगे। और फिर आपको यहाँ पर क्यूब की बात करनी है, यानी आपको n लेंगे एक 3q, एक लेंगे 3q प्लस 1, एक लेंगे 3q प्लस 2, और वहां पर आप अब इनके क्यूब निकालेंगे। ठीक है, इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 27q क्यूब, 9 से डिविजिबल है, तो ये किस टाइप का हो गया, 9m टाइप का हो गया। इसका क्यूब निकालेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b, so 3a² b, so it's 27q² plus 3ab², तो 9 ठीक है, इन तीनों से 9 कॉमन आ सकता है, तो ये किस टाइप का हो जाएगा, 9m प्लस 1 टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब आप क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 9 3 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3ab, सॉरी 3a²b, सो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9 9 3 27 27 to the 54, so it's 54q² plus 3ab², 3 3 या 9 to the 18q। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर 9 कॉमन आ जाएगा, 8 एज इट इज बचेगा, तो 9m प्लस 8 टाइप का बन गया। तो 9m आएगा या 9m प्लस 1 आएगा या 9m प्लस 8 टाइप का आ रहा है। ठीक है, next question is show that the positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो यहाँ पर अगेन आप n एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। ठीक है, इस पॉजिटिव इंटीजर को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो n को मैं 6q प्लस r लिख सकती हूँ। ठीक है, वेयर q बिलोंग्स टू z एंड r की वैल्यू हमारी 0 से 6 तक, मतलब r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 तक जा सकती है। तो यहाँ पर आप केस लिखेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। इवन ओड इंटीजर होने के लिए क्या हो रहा है कि रिमाइंडर बचना चाहिए, 2 क्यों मतलब बेसिकली 2q प्लस 1 टाइप का होना चाहिए, या 2m लिख सकते हैं, 2m प्लस 1 टाइप का होना चाहिए ओड इंटीजर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें हमने दिखाया था कि इवन इंटीजर है तो वो 2m टाइप का होगा, और ओड इंटीजर है तो वो 2m प्लस 1 टाइप का होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट केस आ जाएगा 6q, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये 2m टाइप का बन जाएगा। केस 2 हमारे पास आ जाएगा 6q प्लस 1, तो यहाँ से तो मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, पर ये 1 का क्या करूंगी, तो ये हमारा 2m प्लस 1 टाइप का आ जाएगा। 2m प्लस 1 यानी कि ओड इंटीजर, इसका मतलब ये कि इवन इंटीजर। नेक्स्ट केस हमारे पास केस 3 बनेगा 6q प्लस 2, तो इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो ये हमारा बन जाएगा 2m टाइप का, यानी कि इवन इंटीजर। केस 4 हमारे पास आ जाएगा 6q प्लस 3, यहाँ से 3 को मैं क्या लिखूंगी, 2 प्लस 1, क्या हो जाएगा ये 6q प्लस 2 प्लस 1, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो ये बन जाएगा 2m प्लस 1 टाइप का, यानी कि ओड इंटीजर। ऐसे ही केस 5 होगा जिसमें आपके पास आ जाएगा 6q प्लस 4। केस 5 में आपके पास आएगा 6q प्लस 4, यहाँ दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो ये n की पॉसिबल वैल्यूज हैं। n तो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ दोनों से 2 कॉमन ले सकती हूँ, 3q प्लस 2, तो ये 2m टाइप का यानी कि इवन इंटीजर आ जाएगा।
तो हमने देखा कि 6q+1 ओड इंटीजर आया, 6q+3 ओड इंटीजर आया। अब 6q+5 जब आप लोगे तो 5 को हम क्या लिखेंगे, 4+1 लिखेंगे। 6q+4+1, इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बन गया 2m+1 टाइप का, यानी कि ओड इंटीजर। 6q+5 भी हमारे पास क्या हो गया, ओड इंटीजर हो गया। क्लियर है ये चीज़ें आपको कैसे दिखानी है? तो यहाँ पर आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।